बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। Hello and Assalamu alaikum Pakistan. Yes, welcome to the Insta show with me Mathira and आज के शो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। यकीनन आप लोग के दिल के भी बहुत करीब है होगा, क्योंकि आज के शो में हम एक ऐसे इंसान को याद करेंगे जिन्होंने काफ़ी लोगों के दिल पर राज किया है, काफ़ी लोग की मुस्कुराहट बने थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एंड मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं बहुत हम जिम्बाब्वे में इनका शोज़ के बारे में सुनते थे, साउथ अफ्रीका में और इन जगह पर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। एंड जब मैं आई और उनके माशाल्लाह 3-4 शोज़ पर बैठी, उमर भाई के बारे में हम बात करें, द लेट उमर भाई, सो बड़ा ही वाज़ वेरी डिफरेंट। मतलब वो वाहिद इंसान थे जो मुझे इतना हंसाते थे, क्योंकि उस वक्त उर्दू भी नहीं आती थी सही तरह, बोलना भी नहीं आता था सही तरह, तो उन्होंने मुझे हर छोटी छोटी चीज़ों पर गाइड किया था। एंड ही इज़ द कॉमेडी किंग और कोई उनको रिप्लेस नहीं कर पाएगा और रिप्लेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो इन्होंने काम पाकिस्तान के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। सो यस, आज हम बात कर रहे हैं द लेट उमर शरीफ के बारे में एंड हमारे साथ उनकी प्यारी सी बेगम होंगी एंड हम उनका इंटरव्यू भी लेंगे, क्या उनकी ज़ाती बातें थी, क्या उनके अच्छे मोमेंट्स थे और उनके आखिरी मोमेंट्स क्या थे। तो यस, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को। दैट इज़ द वन एंड ओनली ज़रीन उमर जी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बैठे बैठे लेडी, थैंक यू, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अच्छा, जब कोई खूबसूरत औरत तारीफ करे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थैंक यू सो मच। मेरी टीम तो मेरी तारीफ करती ही नहीं है, मतलब मुझे उनको जुतियाँ मारनी पड़ती है तब वो बोलती है हाँ बाजी अच्छी लग रही है। वही बात होती है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप बताएं कैसी चल रही है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुड। किधर गायब है आप? मैं तो वैसे भी उमर के साथ ही नज़र आती थी, तो ज़ाहिर है अब उमर नहीं है तो हूँ तो यही, लेकिन गायब भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करें। एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, सुबह शाम लिटरली आपका एक सेफ जोन होता है, तो उमर भाई आपके लिए ऐसे ही थे। आपकी छत, सब कुछ, घर, सेफ जोन, दोस्त वही थे, क्योंकि मैं ये देखती थी कि हमेशा ब्रेक होता था तो ये आकर बात कर रही होती थी या वो बोलती थी यार इधर पफ कर ले, या कभी कभी देखती भी थी इधर हाँ ये सही आ रहा है सेट या नहीं, तो वो एक सारी मसरूफियात एकदम से रुक जाए। एंड जिस इंसान को आप दिल से प्यार करते हो और अपनी पूरी दुनिया उसको बना लेते हो, वो एक दिन बिल्कुल चला जाए, तो हाउ आर यू डीलिंग विथ इट? वो कैसे आपने ग्रीफ को कैसे कोप अप किया? यार बहुत मुश्किल था वो वक्त जब उमर नहीं थे, वो एक एक पल गुजारना मुश्किल था। मतलब वो जो मेरा इद्दत का पीरियड था, मैं एक किसी शो में बता भी रही थी कि मैं 4 महीने अपने बेडरूम में नहीं गई, मैं लॉन्च में सोफ़े पे ही सोती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मतलब आँख खुले और उमर नहीं है, ये सोच नहीं सकती थी मैं। मेरा एक 20 साल का साथ है, तो वो बहुत मुश्किल वक्त था। अब आहिस्ता आहिस्ता फैमिली, दोस्त और ख़ुद को भी मजबूत किया ये सोच सोच के, क्योंकि ये मैं जानती हूँ क्योंकि उमर चाहते यही थे कि मैं खुश रहूँ। हाँ, तो बस रहती हूँ खुश। पर आप जब ऐसा वक्त आता है हर इंसान की लाइफ में, तब इंसान को सबसे ज़्यादा भी पता चलता है कि कौन, क्योंकि एक जगमगाती दुनिया में, एक शोर शराबे में हर इंसान दोस्त बनना चाहता है, दूर के रिश्तेदार भी करीब हो जाते हैं, लेकिन जब सन्नाटा होता है, अंधेरा आता है ज़िंदगी में, तो कुछ अपने भी होते हैं ना, वो भी साथ छोड़ने लगते हैं। तो आपने ये चीज़ें फेस की है कि कोई जिन पर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी उन्होंने भी बैक स्टेप ले लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उमर सबके साथ बहुत ज़्यादा, उमर ने इतना किया है कि मुझे आज तक लोग जो है ना बता रहे होते हैं, तो चाहे उमर के दोस्त हों
उनकी वो फैमिलीज़ हों, चाहे मेरी फैमिलीज़ हो, या जो मेरे दोस्त थे, मैंने वैसे बहुत कम दोस्त बनाए, लेकिन जो बनाए वो मुझे नहीं याद पड़ता कि वो एक दिन भी मुझसे बात किए बगैर जो है ना, अगर मैं ना करूं या 2 दिन कहीं गायब हो जाऊं तो वो उनको परेशानी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में जो लोग, हाँ, जिन्हें मैं समझी कि जो मेरे घर बहुत लोग भी आते थे, जिन्हें मैं बहुत बुलाती थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, मगर मुझे लगा कि वो मुनाफिक हैं, और तो मैंने ख़ुद ने उनको कहा कि मुझे आपसे नहीं मिलना, क्योंकि उमर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही कि मुझे किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, और मैं उनकी इस बात को बहुत वो करती थी ओबे। और तो मैंने उनको ये कह के सबको, जिन लोगों से मुझे नहीं मिलना था, कि उमर ने जाने के बाद भी मुझे बता दिया है कि ज़रीन तुमने इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। तो वो मैंने ख़ुद चंद लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिलना पसंद करती, लेकिन अदरवाइज़ But that's also क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर को किसी एक इंसान से मसला हो, तो आपको कभी भी उस इंसान का साइड नहीं लेना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी विथ योर पार्टनर, क्योंकि ये मैं देखती हूँ कि बहुत दफ़ा मियाँ बीवी में यही झगड़े होते हैं कि बीवी को कोई दोस्त पसंद नहीं आ रहा होता, और मियाँ ज़्यादातर उसी दोस्त के साथ घूम रहा होता है, और झगड़े इसी चीज़ की वजह से बढ़ते हैं, और यू नो दोस्तियाँ वो छोड़ नहीं सकते। बट आई थिंक दैट अगर आपकी बीवी को कोई चीज़ अनकम्फर्टेबल लग रही है, आपके शौहर को, तो इट्स गुड टू थोड़ा सा बैक हैंड करो। लेकिन अब जब मैं बोल रही हूँ, मैंने ये भी देखा है दैट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं दैट आपको कम्प्लीटली काट देते हैं दुनिया से। वो चाहते ही नहीं है, तो यू शुड नॉट बी लाइक दैट। चीज़ों को बैलेंस रखो, थोड़ा सा हर चीज़ को लेकर चलो, वही बेहतर एक अच्छी लाइफ होती है। तो आप बताओ 20 years, इट्स लाइक बहुत लंबा टाइम है, लाइक बहुत लंबा टाइम। मिली कब? मैं थिएटर पे आई सबसे पहले। मैं मोइन अख्तर साहब के साथ थिएटर मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा पहला ड्रामा हुआ। तो जब ड्रामा, माशाल्लाह मोइन अख्तर साहब का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका ड्रामा भी सुपर डुपर हिट। उसके बाद 1 2 3 कुछ वनडे ड्रामे किए, तो हमने कहा भाई अब, और हर ड्रामे में डिमांड कि ज़रीन इस ड्रामे में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, तो हमने कहा भाई हमारी तो पेमेंट बढ़ाई जाए। तो वो होता ना कि वो आ जाते थे। एंड उस वक्त थिएटर अच्छा भी था, बहुत अच्छा था। मतलब मुझे याद है कि आई सीन योर्स एंड उमर भाईज एंड मोइन भाईज, ऑल ऑफ दीज पीपल, लोग DVD लेकर साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में लोग ये चीज़ें रेंट आउट करते थे और बेचते थे, और वो लाइव जाता था। और आप यकीन जानो, जो लाइव शो होता था ना, अगर 2000 पब्लिक अंदर बैठी है ना, तो 2000 पब्लिक बाहर खड़ी होती थी। उमर शरीफ का ड्रामा, मतलब मैंने वो क्रेज़, मैं आज तक वो क्रेज़ मैंने आर्टिस्टों का देखा ही नहीं है जो मैंने उमर भाई की जो फैन फॉलोइंग सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, फ्रॉम इंडिया टू इंडिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि मैं फिर इस तरह से, अब हमने कहा, डिमांड की कि भाई पेमेंट बढ़ाई जाए, तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा कि भाई पेमेंट तो उसकी बढ़ती है जो उमर शरीफ के साथ ड्रामे में काम करता है। ओह, मैंने कहा ओह माय गॉड। अच्छा, उमर उस टाइम 92 में ही उमर लाहौर चले गए थे, मूवीज़ वगैरह कर रहे थे, उनका वहाँ थिएटर था, लाहौर थिएटर के नाम से। तो वो, लेकिन उन्होंने कराची में एक वादा किया हुआ था कि वो ईद और बकरा ईद का ड्रामा, दोनों ईदों पे वो कराची में करते थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि वो कराची में ड्रामा ईद पे आएंगे अब। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हमें उमर शरीफ के ड्रामे में ज़रा काम दिलवा दो। उन्होंने कहा भाई। अच्छा, उमर का एक प्रॉब्लम ये था कि वो अपनी टीम बना के भेजते थे। ओह, मतलब नो आउटसाइडर, वो एक जो चीज़ है वही चीज़ चलेगी, क्योंकि उनके साथ परफॉर्म करना बहुत मुश्किल था। स्क्रिप्ट तो होता था, बट उमर एक्स्ट्रम पर बोल रहे होते थे, और अगर बराबर वाला आर्टिस्ट खड़ा हुआ है और वो सामने से वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर सका, या वो एकदम हो गया कि यार ये उमर शरीफ, मेरा तो ये जुमला था, इन्होंने क्या बोल दिया, वो इम्प्रोवाइज भी करते रहते थे। तो और वो टाइमिंग आउट होना, तो उमर का दिमाग आउट तो उमर के साथ हर आर्टिस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता था। तो मैंने कहा मिला तो दो। तो खैर, उमर अपनी एक ड्रामा था, बहुत मशहूर ड्रामा है, मामू मजाक मत करो। ओके। उस पे इंडिया में एक फिल्म भी बनी है, मुन्ना भाई MBBS। ये वो है। ओह वाओ। तो वो ड्रामे की उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी रमज़ान में।
फिर सब कास्टिंग और नाम बता के उमर चले जाते थे, एक दिन के लिए आते थे उमर। तो बस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर आए हैं, तो उमर बस ऐसे ही अपने ड्रामे के बारे में बता रहे थे और हम आर्टिस्टों के साथ सारी पूरी टीम बैठी थी। उमर की नज़र मुझ पर पड़ी। अब उन्होंने शायद मुझे देखा, मैं उनको अच्छी लगी, क्या वो जो बोलते गए ना वो सिर्फ मुझे देख के बोलते गए। ओके। फिर उसके बाद लव एट फर्स्ट साइट। उस टाइम तो लव नहीं हुआ होगा, पता नहीं चेहरा कोई सही लगा होगा, कुछ लगा होगा कि नया चेहरा है क्या है। तो खैर अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो मैंने सबको कहा यार मुझे तो मिला दूँ। तब उमर से मिलाया गया तो कि भाई ये नई आर्टिस्ट हैं, ये आपके साथ काम करना चाहती हैं। तो उमर ने लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये मोइन अख्तर का ड्रामा कर चुके हैं तब उन्होंने, क्योंकि वो मोइन साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ड्रामे में आ जाइएगा। तो बस इस तरह से मेरे एक ही सीन था उस ड्रामे में, वही बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, रो के क्योंकि उमर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, फिर आते थे वो चांद रात से एक दिन पहले आए, रिहर्सल 2 दिन की रिहर्सल होती थी। और उस वक्त फोन्स और मैसेजेस ये वाला सिलसिला नहीं होता था ना? नहीं, टेलीफोन्स होते हैं। आर्टिस्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, तो उमर शरीफ से डायरेक्ट बात करना नो वे, साथ नहीं बैठ सकते थे, लोग डरते थे 2 मिनट में। उमर जैसी बेइज्जती तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। तो उमर शरीफ बहुत एक वैसे उमर बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, लेकिन थिएटर टाइम पे अपने काम पे उमर को यहाँ पे 10-20 लोग अगर ऐसे फेसेस नज़र आ जाएं तो वो 2 मिनट में हो जाते नहीं। तो वो ये भी होती है ना दैट ही वाज एक्चुअली प्रोफेशनल, क्योंकि जब एक टीम काम कर रही है ऊपर से नए लोग, तो एक आर्टिस्ट खुलकर नहीं परफॉर्म कर सकता। यू नो रिहर्सल्स और ये सारी चीज़ में जब आप नए नए चेहरे देख रहे होते हैं यू बिकम कॉन्शियस दैट यार ये कौन है, ये कौन है। एंड आई थिंक दैट प्रोफेशनल होना भी लोगों को यही लगता है जब आप प्रोफेशनल होते हैं कि ये तो बहुत रूड है। रूड भी थे लेकिन बस थे, अच्छे से ही थे। ओके, सो यू स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट एंड इजहार मोहब्बत किसने किया पहले? प्यार आपकी तरफ से ज़्यादा बड़ा हुआ था या सब कुछ उनकी तरफ से आया? नहीं, मैंने तो सोचा नहीं था। ज़ाहिर है हमारे लिए तो ये था कि यार एक सुपर स्टार है, उसके साथ हम परफॉर्म करें। लेकिन अगर आप वो ड्रामा देखेंगे उस पहले सीन में भी उमर, एक ही सीन था मेरे साथ, तो उमर बस कह रहे हैं अब तो तुम्हारी शादी मेरे से ही होनी। अच्छा, मैं उस टाइम समझ रही होती थी कि ये उमर मजाक कर रहे हैं या उसमें उनकी सिचुएशन है उसमें वो बोल रहे हैं, और मैं थिएटर में सिर्फ हंस रही होती थी। मैं तो उमर शरीफ के जुमलों में सिर्फ हंसती थी। पब्लिक तक कहती थी आप हर वक्त हंसती रहती। तो मैंने कहा और क्या करूं, मुझे हंसने के पैसे मिलते हैं। आप हंस रही थी, वो फंस रहे थे। तो बस इस तरह से अब वो हर ड्रामे में बोलते थे, बट मैं जो हूँ उसको इतना सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन हम इनका एक ड्रामा करने के लिए इस्लामाबाद गए, पूरी टीम हमारी कराची से है, क्योंकि उमर की ये भी एक अच्छी आदत है कि उमर कराची ड्रामा लाहौर करें, इस्लामाबाद करें, तो उमर कराची की जो उनकी टीम बनी हुई थी ना उसको भी ज़रूर अपने साथ रखते। हाँ, तो हम इस्लामाबाद एक ड्रामा करने के लिए गए, तो वहाँ पे अच्छा ये 2-3 साल तो इस तरह से चलता रहा, लेकिन फिर वहाँ पे उमर ने बरी इमाम सरकार पे खड़े हुए थे ना। उमर ना बुजुर्गान दीन को बहुत ज़्यादा मानते और मज़ारात पे बहुत जाते हैं, और जैसे ड्रामा शुरू करने से पहले उनकी एक बहुत मखसूस दुआ होती है और लंगर करते हैं वो। उनका एक चैरिटी, हाँ उनका एक वो था। तो वो हम गए बरी इमाम सरकार, वहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ उमर ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब मुझे वो हुआ कि नहीं यार ये को सीरियस मामला है, क्योंकि उमर हर जगह मजाक कर सकते हैं मगर यहाँ नहीं कर सकते। तो तब मैं वो थोड़ी सी वो हुई, तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ सोचने का टाइम चाहिए। खैर वो हो गया, फिर हम ड्रामा करके वापस आ गए। फिर वो थोड़ी उम्र से बातचीत चलती रही, मगर मैं शादी और मैं भी सोच नहीं रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं तो अभी आई हूँ, काम कर रही हूँ, और तो शुरुआत है और इसके ऑलरेडी मेरे बहुत थे, और फिर उमर शरीफ ऑलरेडी वो मैरिड, तो काफ़ी चीज़ें थी मेरे दिमाग में। बस वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उमर उसके कुछ टाइम के बाद ही उमर चले गए उम्रे पे उमर गए। तो उमर ने मुझे एक दिन वहाँ से कॉल की कि मैं बिल्कुल खाना काबा के सामने खड़ा हूँ और अजान हो रही है, पहले तुम अजान सुनो। तो अजान सुनी, फिर कहने लगे दुआ मांगो, दुआ मांगी। फिर कहने लगे अब मैं यहाँ खड़े होके, मैंने अल्लाह के सामने खड़े होके, उसके घर के सामने खड़े होके मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमने अभी फैसला करना है कि तुमने शादी करनी है क्या।
बस वो एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा लम्हा था, मुझे ऐसा लगा कि ये उम्र नहीं या मेरी, हम दोनों की ख्वाहिश नहीं, या अल्लाह की तरफ से ही कुछ है। हाँ, मतलब कोई काबा शरीफ से आपको कॉल करके आपको शादी का, लेकिन वो उनका भी एक तरीका था ना, टू शो दैट उनके इंटेंशंस प्योर है, कोई झोल नहीं था। एवरीथिंग वाज, अल्लाह को जब आप सामने रखते हो, आप हर चीज़ सामने रखते हो। सो that's a very cute way of proposing, मतलब that's a very pure way of proposing। तो बस वो टाइम ऐसा था कि मैंने हाँ कर दी। तो ज़िंदगी कैसे बदली? लाइक फैमिली ने क्या बोला? ऑफ कोर्स उस वक्त वो ही वॉज अ सुपरस्टार, एंड तक ही वॉज अ सुपरस्टार, तो उनकी वाइफ होना एक आसान चीज़ भी नहीं होती। क्रिटिसिज्म भी आता है, लोग आपको दुआएं देते हैं तो कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। चंद जगह पर हर इंसान किसी ना किसी की किताब में विलन बना हुआ होता है, ये तो एक फैक्ट है। तो हाउ डू यू डील विद इट? लव, हेट? जब मैं शादी कर रही थी तो उस टाइम थोड़ा सा लोगों ने डराया कि यार तुमने गलत फ़ैसला कर लिया है, उमर शरीफ मतलब वो पहले भी शादी उनकी एक हुई थी, तो तुम थोड़ा सा मुझे डराया ज़रूर गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उमर के वो जो वो बोलते थे ना, मुझे उनकी हर बात पे बिलीव होता था। आपको प्यार था? हाँ, मुझे लगता था कि ये मतलब एक आदमी जैसा नज़र आ रहा है। मैं आपको बताया ना, अभी मैंने आपको सारों का बताया कि वो किस तरह थे, उनके साथ ज़्यादा कोई बैठ नहीं सकता था, ज़्यादा वो देखने में सब कुछ ऐसा नज़र आता था कि वाकई ये कोई मतलब ये ख़तरनाक टाइप का आर्टिस्ट है। मगर मैं कहती थी नहीं यार, ये अंदर से ना बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, ये जो बोल रहे हैं ना ये। और फिर मैंने उनके जो काम देखे और उनका जो एक लाइफ स्टाइल था, मैंने उनको कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, तो पान खाते भी नहीं देखा, तो शराब और दूसरे नशे तो बहुत ही कोई दूर की बात है। Okay। तो वो सब, ये सारी बुराइयां नहीं, और अच्छाइयाँ इतनी थी कि हर नज़र आ रहा होता था थिएटर में। किसी आर्टिस्ट कोई परेशान है तो उमर शरीफ सबसे आगे, कोई हेल्प के लिए मांगने आ गया तो उमर शरीफ सबसे आगे। तो मतलब मुझे लगता है कि एक औरत ये चीज़ भी देखती है कि हाँ, अगर one helps so many people, हाँ, कि then of course he's a nice person। हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें भी होती है that of course फिर दूसरी औरतें भी डोरे डालती है। कभी ऐसा हुआ है? of course आपके अलावा भी बहुत सारे और फैंस होंगे and they must be like हमें भी प्यार है और ये और वो। थी काफ़ी फिल्म स्टार्स थी, बड़ी बड़ी मशहूर फिल्म स्टार्स थी, क्योंकि ज़ाहिर उमर ने फिल्में बनाई हैं और आपको पता है फिल्मों में प्रोड्यूसर भी उमर खुद होते थे, डायरेक्टर भी उमर, राइटर भी उमर, तो आपको पता है उनके आगे तो फिल्मी हीरोइन आगे पीछे रहती थी। Okay। लेकिन अपने ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि जो एक आदमी इतने सारी दुनिया के सामने, मेरा कोई एक ड्रामा हम अगर थिएटर करते थे 15 दिन से कम का नहीं होता, एक आदमी 15 दिन हज़ारों लोगों के सामने कह रहा होता था और पब्लिक से पूछते थे हाँ बताओ भाई जोड़ी कैसी लगी, पब्लिक हाँ भाई, मैं बाहर निकलती थी सब ये उमर शरीफ इनसे शादी करेंगे, उमर शरीफ इनसे शादी, और मैं यार ये क्यों कह रहे लोग। लेकिन उमर जो आदमी इतनी दुनिया के सामने से, तो मुझे पता था कि वरना तो वो कर ही लेते किसी भी फिल्म स्टार से, पहले भी तो उन्होंने की थी। हाँ, पहले भी तो उन्होंने की थी तो वो कर लेते, मुझे तो वो नहीं था। लेकिन पर ये भी होता है ना, डर नहीं था कि पहले 2 मैं तीसरी चौथी ना ले आए। नहीं, ये इनसिक्योरिटीज नहीं होती। उमर ऐसे नहीं है कि कोई शादियों करने का शौक नहीं था उनका, थोड़ा सा ये था कि जो उनकी जो फर्स्ट मिसेस थी उनसे उनका ताल्लुकात ऐसे अच्छे नहीं थे। जो कि उमर ने कभी किसी को बताया नहीं ना, उमर ने कभी दुनिया पे ये जाहिर किया, और मुझे भी नहीं पता था, आखिरी वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या मामला थे। अच्छा, जो सेकंड उनकी हुई थी शकीला कुरैशी, वो सब जानते हैं उनको, तो वो 2-2.5 साल रही और उन्होंने खुद ने खुला ली। ठीक है, उन्होंने खुद ने उमर को छोड़ा। तो मुझे ये नहीं था कि कोई उमर शादी अगर वो करते तो जाहिर है फिर तो मैं छोड़ ही देती उनको। हाँ। अगर मेरे बात, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत था कि अगर मैं मान रही हूँ ना तो बस फिर मुझे लगता है जितना उन्होंने आपके लिए अपनी ज़िंदगी डेडिकेट की थी, आपने भी उससे डबल अपनी ज़िंदगी उनके लिए डेडिकेट की है। बिल्कुल। मैंने शादी के बाद, आप यकीन जानो, मेरी दुनिया में कोई दूसरी चीज़, दूसरी बात थी नहीं।
जिस टाइम वो सो गए मैं सो गई, वो उठ गए मैं उठ गई, उन्होंने जब नाश्ता करना उस टाइम मैंने नाश्ता करना है, जिस टाइम उन्होंने खाना खाना है उस मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी लाइफ में उमर शरीफ का कोई काम अपने नौकर से करवाया। उनका कोई काम मेरी लाइफ में हर चीज़ खुद, सब काम, और वो इसलिए क्योंकि वो प्यार था। हाँ मैं उनके सारे काम, नाश्ते से लेके, कपड़े से लेके, उनके नेल्स कट करने से लेके, हर चीज़ में हर काम उनका खुद करती थी। वो मुझे मना भी करते थे, नौकर भी थे, सब कुछ थे उनका, तो अपने साथ उनका कुक और गार्ड वगैरह, मगर मैं सब काम, जबकि मैं चाय इतनी बुरी बनाती मगर वो मैं कहती थी नहीं ये पहला कप तो मेरे ही हाथ का पीना हो, जहर का कप आप पियेंगे। खैर अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो और आई वॉज लिसनिंग टू सच अ स्वीट लव स्टोरी। मैं तो ये बोलूँगी दैट पुराने ज़माने में बस लव स्टोरियाँ होती थी, अब तो नहीं होती। अब तो बस इंस्टा स्टोरी, स्नैप स्टोरी और बस ब्लॉग स्टोरी यही चलता है। तो यस, ये एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ होता है जो आपने गुजारा, लेकिन एक इंसान इतना बड़ा होता है माशाल्लाह। आई एम श्योर दैट कुछ लोग उनसे प्यार भी करते थे और कुछ लोग फाइनेंशियली भी चिपकना चाह रहे होते हैं, क्योंकि एक इंसान इतना माशाल्लाह इज बिकम सच अ बिग स्टार, तो हर इंसान कोई ना कोई फ़ायदा लेना चाहता है। तो जब वो चले गए तो हाउ डिड यू फेस ऑल ऑफ दिस? लड़ाइयाँ, प्रॉपर्टीज़ में तो आपको पता है लोग लड़ते हैं, इस चीज़ को आपने कैसे डील किया? आर यू स्टिल डीलिंग विद इट? यस, मैं उसको डील कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उमर शरीफ जैसा इंसान जिसने मतलब सबको दिया और अपनी रिलेटिव, जो उनका ख़ानदान था सबके लिए उमर करते थे, चाहे अपनी बहनों के लिए। मुझे आज भी वो वाक़या इतना अच्छा लगता है जब उमर ने बताया था कि जिस टाइम उनकी बहनों की शादी हुई थी तो वो लोग इतने फाइनेंशियल तौर पे इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो बहुत सादगी से सारी बहनों की शादियां कर दी गई थी। और उमर उस टाइम, क्योंकि उमर सब में छोटे थे, तो उमर थे भी उस टाइम छोटे। जब उमर ने काम शुरू किया और उमर एक स्टार बन गए, तो उमर की अम्मी ने उमर से कहा कि भाई जब मैंने तुम्हारी बहनों की शादी की थी तो किसी को कोई जहेज़ नहीं दिया था, और अब तुम कुछ कमा रहे हो तो अपनी बहनों को कुछ ना कुछ जहेज़ दो। तो उमर ने सोचे कि उस टाइम उनकी बहनों के बच्चे भी जवान हो चुके थे, तो उमर ने अपनी सारी बहनों को जमा किया और उनसे कहा लिस्ट बनाओ जहेज़ की, और पूरे ट्रक भर भर के सब बहनों के जहेज़ गए। किसी को फ्लैट ख़रीदना है, किसी को कुछ ख़रीदना है, सब कुछ उमर ने अपने ख़ानदान वालों के लिए किया। उमर की ही लाइफ में जब उनको एक झटका मिला, सबसे पहले तो उनको उनकी बेटी का मिला, बेटी का जो हुआ, अब फिर जब एकदम से मुझे उनकी फैमिली, फर्स्ट फैमिली का समझ वो पता चला। What happened to the daughter? यार उनकी बेटी की किडनी फेल हो गई थी, तो उनके वो डायलिसिस पे चली गई थी, उसका डायलिसिस चल रहा था और किडनी ढूंढ रहे थे। सबसे पहले तो हुआ ये कि वो जिस ख़ानदान का मैंने आपको बताया कि जिस ख़ानदान के लोगों को पाला भी उमर ने, सब फाइनेंशियल भी सब सपोर्ट उमर करते थे, तो बेटी को किडनी देने के लिए तो सबने कह दिया कि हमारी किडनी मैच नहीं करती। रियली? हाँ। ओके। अब वो हुआ ये कि उमर ने ज़ाहिर, फिर उमर ने उस टाइम मुझे कहा कि ज़रीन मैं मुझसे कॉमेडी नहीं हो सकी। मैंने कहा हाँ, अब आपने माशाल्लाह इतना काम, मैं उमर को हर चीज़ में उनके साथ होती थी, मैं कहती थी हाँ उमर आपने बहुत काम किया, अब आपको ज़रूरत नहीं करने की, माशाल्लाह आपका इतना काम है। लेकिन मैं उनको अमेरिका शोज़ के लिए लेके गई, करते करते अब हम अमेरिका गए हैं, इधर उसका इलीगल ऑपरेशन भाई ने करवा लिया। अल्लाह। अब उसमें ऑपरेशन में मैं, अच्छा हमें पता था, हम मना करते रहे। इलीगल ऑपरेशन मतलब बगैर परमिशन? हाँ, किसी डॉक्टर से उसकी बात हुई, उसने कहा मैं किडनी अरेंज कर लूँगा, मैं ही ऑपरेशन करूँगा, तो इस तरह से इतने पैसे लूँगा और इसका हो जाएगा। और वो नहीं हुआ, किडनी नहीं थी, वो इलीगल ऑपरेशन था ना, और वो ले जाके किया आज़ाद कश्मीर में, जहाँ कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। अब ये बात उमर को नहीं पता, हमें नहीं पता, हम अमेरिका में थे। ओके।
तो हमें जब ये पता चला कि ऑपरेशन हो रहा है तो मैं भी उमर के बेटे को फ़ोन करके और जो डायरेक्टर सब हम लोग मना करते थे कि अभी नहीं करवाओ, हम आ जाएं वापस, हम देखते हैं क्या है क्या करना है, अभी नहीं करवाओ। मगर वो खैर वो लोग फैमिली ले गए और वो आज़ाद कश्मीर में उसका ऑपरेशन हुआ। बल्कि एक प्रोग्राम में वो डॉक्टर के बारे में इकरारुल हसन साहब ने एक प्रोग्राम किया तो उसमें उसके बारे में बताया भी था, वो पकड़ा भी गया था। बहुत पहले भी वो ऐसे केसेस कर चुका है डॉक्टर। या अल्लाह, किसी की यार बेटी के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ आप लोग कैसे ये कर सकते हैं? जो डॉक्टर जो है ऐसे लोग वो तो करने वाले हैं ना। ये तो फैमिली को सोचना है, ये तो मुझे सोचना है कि मैं अपनी बहन अपनी बेटी को कैसे क्यों ले जाए, मैं कैसे एक हॉस्पिटल के बगैर मैं ले जा सकती हूँ अपनी बेटी को। मतलब मैं जहाँ देख रही हूँ कि यार एक रूम में ऑपरेशन हो रहा है, तो ये तो फिर मेरा है ना कि मैं डिसीजन ले रही हूँ ना, मैं ऐसा डिसीजन ले ही क्यों रही हूँ। ट्रू दैट, ठीक है ना। तो वो एक जो सदमा था ना उमर के लिए, वो बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि उमर अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि वो फिर बच्ची के ज़ाहिर है उसकी तो डेथ हो गई। हाँ। और फिर क्योंकि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होते ही सोचे बाय रोड उसको लाहौर लेके आए आज़ाद कश्मीर से। अब उस बच्ची ने जो तकलीफ़ बर्दाश्त की, अब उमर इस दुनिया से चले गए। आप यकीन जाने उमर के जाते जाते मैंने उमर को ये नहीं बताया कि उमर आज़ाद कश्मीर में तुम्हारी बेटी का जहाँ ऑपरेशन हुआ ना वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था। मैं अगर उन्हें ये बता देती ना तो शायद वो बहुत पहले ही मर जाती। कि किस तरह से एक कमरे में उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ। और फिर जब हमें अमेरिका पता चला है, मैंने उमर को पता नहीं लगने दिया मैं किस तरह से उमर को अमेरिका से पाकिस्तान लाई हूँ, ये मेरा दिल जानता। और बस उमर अपने बेटे को एक ही बात कहते थे कि देखो अगर हिरा को कुछ हुआ ना, मैंने तेरे हाथ पैर तोड़ के ना तुझे लाहौर में भीख मंगवा। और मैंने उस बच्चे की भी जान बचाई, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट तो लेने नहीं आया था, उसे तो पता था अब्बा ने मुझे मारना है। उसके मामू और एक उमर के दोस्त है नईम हनीफ, वो लेने आए थे। तो मैंने नईम भाई को कहा कि वो बेटे को सामने मत आने दीजिएगा, उमर तो नहीं इसको छोड़ेंगे। दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब ये तो पूरा उस पर चला था मीडिया पे सारी उसकी। लेकिन मैंने उमर को एक प्रोग्राम नहीं देखने दिया था, मैंने उमर को कुछ पता नहीं चलने दिया, क्योंकि बड़े बड़े सारे टॉक शो हुए थे, इलीगल ऑपरेशन हुआ था और सारे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की बेटी का हुआ है, क्या सारा वो था। तो फिर लेकिन ज़ाहिर है उसमें उनकी फैमिली इन्वॉल्व थी। तो उमर अपनी बेटी के 40वें के बाद जब कराची आए तो उमर ने कहा मुझे अपनी इस फैमिली से नहीं मिलना अब, कि पैसों के लिए जो है ना इन लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया। फिर उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके कुछ महीनों बाद ही वो जो डॉक्टर था वो पकड़ा गया। फिर बेटे ने जाके कोर्ट में फिर पैसे लेके फिर उस डॉक्टर को पहचानने से इनकार कर दिया, फिर छोड़ दिया। ओह गॉड। और ये बात भी उमर को पता चल गई। ओके, आप मुझे बताओ, बीच में ये भी होता था एक, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी आपने कुछ पोस्ट भी लगाया था गवर्नमेंट से, तो आपको क्या लगता है दैट Did the government support उमर भाई या नो? नहीं, नाराज़गी है? नहीं, देखिए लोग थोड़ा सा इसको गलत समझ रहे हैं। ओके। हमें उमर शरीफ को फाइनेंशियल कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके। हमें उसकी सपोर्ट नहीं चाहिए। You wanted some वीज़ा का वो इशू था ना? क्योंकि देखिए कोविड के, मैं बताऊँ ना, उमर शरीफ वो आदमी है जिसको 2 दफ़ा अमेरिका की ऑनरेबल सिटीजनशिप मिली और उन्होंने नहीं ली। एक दफ़ा ये एक तो बहुत पहले की बात है, मेरे ख्याल में 89 या 90 की बात है, जब उमर एक अमेरिका में शो कर रहे थे ह्यूस्टन में। उस टाइम क्या हुआ, शिकागो का कुछ वेदर ख़राब हुआ तो आर्टिस्ट वहाँ से जिन्होंने आना था वो नहीं आ सके। अब पब्लिक शो पैक, मेरा ख्याल में 5 से 10 हज़ार आदमी हॉल में बैठा हुआ है, आप शो शुरू करें क्या करें। सिर्फ उमर थे वहाँ, क्योंकि उमर एक दिन पहले आ गए थे। तो मैंने कहा कि नाम वो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आर्टिस्ट आ जाएंगे वो कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि वो ह्यूस्टन का मेयर भी आया हुआ था। अब उमर ने खड़े होकर परफॉर्म करना शुरू किया, फ्लाइट तो ज़ाहिर नहीं आ सकी। 3 घंटे उमर ने परफॉर्म किया। 3 घंटे के बाद उमर ने फिर पब्लिक को बताया कि भाई इस तरह से हुआ है, वेदर की वजह से फ़्लाइट नहीं आ सकी है, आर्टिस्ट नहीं आ सके हैं।
अगर आपको शो अच्छा नहीं लगा है तो आप सब लोग अपनी पैसे वापस लेके जा सकते हैं। तो 10 मिनट पब्लिक ने खड़े होकर क्लैप की कि हमें कोई आर्टिस्ट नहीं चाहिए। ओके। उमर शरीफ से ज़्यादा जो आपने 3 घंटे परफॉर्म किया है ना, मतलब तो जब मेयर को स्टेज पे बुलाया गया तो वो उसने कहा कि मैं ये जो बोल रहे थे वो मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो उर्दू में कर रहे थे। लेकिन मैं पब्लिक को देख रहा था कि कोई गिर रहा है, हंस हंस के 3 घंटे लोग, और ये कौन है, ये रोबोट है, मशीन है, कौन है ये आदमी, 3 घंटे खड़े हो गए, इसने इस तरह से परफॉर्म किया। तो उस पर उन्होंने उस दिन उनका अनाउंस किया और उनको ऑनरेबल सिटीजनशिप दी। तो इतने वीज़े, लेकिन कभी भी पासपोर्ट उमर ने नहीं लिया। और लास्ट जब कोविड के टाइम पे भी जब हमारा वीज़ा ख़त्म हुआ, 5 साल का हमारा वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन वो उसी दौरान उसी टाइम ख़त्म हुआ था वीज़ा मेरा और उमर का। अच्छा, जब वीज़ा ख़त्म हो गया, अब वो जब उमर की ये बीमारी का पता चला मुझे, डॉक्टर ने मुझे बुला के जब बताया तो उन्होंने कहा कि इनके पास अब 15 डेज़ हैं, आप इनको जो है आपको लेके जाना होगा। तो मैंने कहा कहाँ हो सकता, पहले तो मैंने डॉक्टर को ये कहा कि आप अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं डॉक्टरों की टीम बाहर से बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुला भी लेंगी ना तो हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिसमें इनका ये प्रोसेस हो सके। ओके। इनको लेके ही जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर उस पर इन्होंने मुझे 3 कंट्रीज़ बताई थी, जिसमें सऊदी अरब, जर्मनी और USA। ओके। तो मीडिया पे मैं इसलिए गई कि मैं अगर वज़ीर आज़म का नंबर, क्योंकि मेरे एक तो उमर का मोबाइल मेरे पास नहीं था, वो उनके बेटे के पास, और वो मुझे देने को तैयार नहीं था, तो नंबर तो सारे उसी में थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अभी अगर वज़ीर आज़म का नंबर मैं खुद मांगने जाऊंगी ना तो मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने उसका यही फ़ैसला किया 2 मिनट में कि नहीं, मुझे मीडिया पे जाना है। और उसके लिए फिर मैंने वसीम बदामी भाई को कॉल की और उनको मैंने बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाएं। और फिर मैंने उनसे सारे डिस्कस किया और मैंने कहा आपने रात में प्रोग्राम करना है जो आप करते हैं, और उसमें हमने ये बात करनी। तो उसमें फिर ये 3 कंट्रीज़ हमने बताई कि वो, लेकिन मैं जो चाह रही थी, मुझे सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए था। और मैंने सोचा कि वज़ीर आज़म उस टाइम इमरान खान थे। हाँ। इमरान खान साहब सऊदी अरब में एक कॉल कर देंगे कि भाई ये हमारे सेलिब्रिटी है और एक हो जाएगा, और मैं इनको 2 दिन में ले जाऊँगी ऑन अराइवल, वहाँ फिर आराम से मैं उनको ले जाऊँगी। लेकिन वो प्रोग्राम जब चला तो रात में ही उमर के बेटे की कॉल आ गई और उसने वसीम भाई को और उमर के और जो दोस्त, ये कैसे सऊदी अरब लेके जा सकती हैं, मैं तो अमेरिका के अलावा कहीं जाने नहीं दूँगा, मैं बेटा हूँ। अब वो जो वो अमेरिका का जो चक्कर हुआ ना, हाँ, अब ज़ाहिर दूसरे दिन तो मुझे वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा आप क्या चाहती हैं। तो अब वो मजबूरी में मुझे उनको बोलना पड़ा कि मुझे अमेरिका की वीज़े चाहिए। उस अमेरिका की वीज़ों में मुझे लग गए 4 दिन और 2 दिन वहाँ का सफ़र। US कॉन्सुलेट तो चलो ने हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, मगर क्योंकि सैटरडे था, मंडे को जब तक आप उसकी वीज़ा फ़ीस नहीं जमा कराएंगे प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता था। हाँ। तो 2 दिन ये आप लगा लें, 4 मतलब 5 दिन इनके पूरी फैमिली के वीज़े लगवाने में, वो 5-6 दिन वो चले गए। अब डॉक्टर ने कहा इतनी दूर का हम इनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे सकते, आप सिर्फ इनको एयर एम्बुलेंस में ले जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि मैं एयर एम्बुलेंस कहाँ से करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब मैंने हॉस्पिटल से पूछा आपके पास एयर एम्बुलेंस है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो रोड की एम्बुलेंस नहीं है, आप एयर एम्बुलेंस की बात करें। तो मैंने कहा एयर एम्बुलेंस मैं कहाँ से करूँ, मुझे तो पता ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ ईदी साहब की एक एम्बुलेंस चलती थी, वो भी सिर्फ डोमेस्टिक। फिर खैर इतने में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि एयर एम्बुलेंस के जितने भी खर्चा होगा वो हम पे करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अच्छा, क्योंकि आप पैसे खुद दे भी नहीं सकते थे। आपको पता है बाहर मुल्क आपको अच्छा, जब एयर एम्बुलेंस पता चला जी 4 करोड़। अब आदमी सोच रहे कि यार एम्बुलेंस का किराया ले जाने का 4 करोड़। तो अब मैं अच्छा भाई 4 करोड़, इसके आपको कब पैसे देने, आप अभी देंगे पैसे, मतलब पैसे आपको अभी देने, और पैसे आप खुद दे नहीं सकते क्योंकि बाहर तो आप डॉलर भेज ही नहीं सकते। ट्रू। वो गवर्नमेंट ही कर सकती थी।
फिर सिंध गवर्नमेंट ने पैसे भेजे तो सिंध गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हुई, फिर मैंने वज़ीर आज़म को दोबारा फ़ोन किया, फिर स्टेट बैंक के उससे बात की, फिर उन्होंने वहाँ से वो करा। आप यकीन जाने करते करते इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि 15 डेज़ जब उमर को वहाँ होना चाहिए था, हाँ, वो उमर का यहीं हो गया। और लोग उस टाइम तक समझ ही नहीं कह रहे थे। लोग कह रहे थे क्यों जा रहे हैं वहाँ लेके, क्यों जा रहे हैं, यहाँ नहीं हो सकता। अरे भाई आपको नहीं हो सकता जब तो जा रही है। स्पैन सिर्फ भागम दौड़ी में हो गया अच्छा इत्तेफाक देखें, जो मेरे दिल में एक था कि इंडिया में होता होगा, मुझे इंडिया के एक डॉक्टर से मैसेज आया, आप उमर शरीफ को इंडिया ले आएँ, और उसने यहाँ तक लिखा कि अगर आप नहीं ला सकती हैं आप मुझे इजाज़त दें, मेरे डॉक्टरों की पूरी टीम, हम अपने वज़ीर आज़म से बात करेंगे, हाँ, हमारा वज़ीर आज़म आपके वज़ीर आज़म से बात करेगा और हम उमर शरीफ को खुद लेके जाएंगे। अब सोचिए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। रिग्रेट या गुस्सा है आपके अंदर? यही एक गुस्सा है, यही एक गुस्सा है कि उस टाइम मुझे किसी की बात नहीं माननी चाहिए थी। उस टाइम मैंने कहा कि यार मुझे इंडिया ले जाने दो, मगर उमर शरीफ का बेटा, मैं बेटा हूँ, कैसे कोई ले जा सकता है सिवाय अमेरिका के कहीं नहीं। मैं वसीम बदामी भाई, उमर के सारे दोस्त इस बात के गवाह में रो रो के कहती थी अल्लाह रसूल का वास्ता उमर को इंडिया ले जाने दो, वो खुद लेके जाएंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, वो खुद लेके जाएंगे। और क्योंकि मुझे तो वैसे ही पता था कि मैंने एक शाहरुख खान को फ़ोन करना है, या अक्षय कुमार को फ़ोन करना है, या आमिर खान को फ़ोन करना है। यार वो लोग तो एयरपोर्ट पर लेके खड़े होंगे। वहाँ आर्टिस्टों का वो हाल नहीं है जो यहाँ है। वहाँ मुझे पता था क्या होना है उमर के साथ, तो मैं बस एक ये चाह रही थी। लेकिन उस टाइम फिर सबने मुझे कहा कि नहीं जरीन देखो, अगर तुम इंडिया ले जाती हो या सऊदी अरब ले जाती हो, और अगर वहाँ कुछ हो जाता है तो ये तो इन लोगों ने तुम्हें ब्लेम करना है। ट्रू दैट। कोई लास्ट मोमेंट जो आपने उमर भाई के साथ गुजारे, कोई मैसेज जो इन्होंने आपको बोला, समथिंग दैट एक होता है ना। उमर का आखिरी वक्त मेरे ही साथ गुजरा। सबने बड़ी कोशिश की मैंने जाऊँ, एयर एम्बुलेंस में मैं ही साथ गई, मैं ही साथ थी उनकी जर्मनी में जब थी। और मुझे याद है कि जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक है, आप सुबह हम अमेरिका लेके जा रहे थे, तो उनका एक डायलिसिस होना था, तो मैं सारा दिन बैठी हुई उनके पास। तो 7 बजे उनकी आँख खुली, तो मैंने उमर को कहा कि मैं जाऊँ उमर। तो उमर कहने लगे कहाँ ठहरी हुई हो? मैंने कहा उमर होटल में। तो उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम यहीं बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं बैठ गई, ये कह के वो फिर सो गए। मैं हाथ पकड़ के बैठी रही, रात के 11:30 बज गए। अब 11:30 बजे उन्होंने करना था डायलिसिस, और वो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। एक तो ब्लड फोबिया मुझे वैसे ही है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर ना जाऊँ, मुझे कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाना ही रह जाए इस चक्कर में, ये लोग डॉक्टर मुझे ही देखने लग जाएं। एकदम कुछ खाया पिया नहीं होता था मैंने। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं कुछ फीलिंग सही नहीं महसूस करी। तो उसने कहा आप होटल जाएँ, ये वो ठीक है, अब हम इनका डायलिसिस स्टार्ट करें सुबह इंशाल्लाह ताला। बस वो फिर मैं जब उनका डायलिसिस स्टार्ट कर रहे थे, तो बस फिर मैं उमर को प्यार करके जो है होटल आ गई, और बस नमाज़ वगैरह पढ़ी है। तो सुबह 6 बजे जो है ना, फिर मुझे कॉल आई कि उनकी आप हॉस्पिटल आ जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस वो जो गई हूँ, अब डॉक्टर मुझे अंदर ना जाने दे, और मैं खोई ओपन द डोर, आई एम मिसेस उमर शरीफ, ओपन द डोर। और मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अल्लाह, मैं सबको आवाज़ दे रही, जिनको प्यार करते थे, मैं सबको, मौला अली को, मौला अब्बास को, सब आ जाओ। उस टाइम मैं बस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं बस कह रही थी कि आप दरवाज़ा खोलें, मुझे आना है। It's okay, you stay strong। आप एक हर इंसान है ना, मुझे ये लगता है that death is another form of life। बॉडी ही बस जाती है, एनर्जी तो आप ही के साथ होती है। So you stay strong and I'm so happy that I met you। मुझे इतना अच्छा लगा that आपने ये बात की, and बहुत सारे लोगों को ये बात का नहीं पता था,
एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आपने ये खुलकर बात की। एंड मुझे इतना बुरा लग रहा है दैट जिस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी उससे भी लोग आकर लड़ रहे हैं। that's not good। कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि उमर की मोहब्बत, उनका एतमाद जो वो मेरे साथ है। दूसरा ये कि अल्लाह, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। उस टाइम मुझे बस वो होता है, मैंने एंड में बस उमर से यही कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये वाली मिस्टेक हुई। इट्स ओके, आई थिंक यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ। आपने जो किया 110% किया। थैंक यू सो मच। आपने आकर हमें आपकी इतना प्यारा सा सफ़र आपका और उमर भाई का आपने बताया। एंड आई वॉज ऑलवेज हिज फैन। I respected him, I loved him। ये वाहिद थे जनाब जिन अम्मी के साथ शो पर गई थी एंड ही वॉज जस्ट द लाइफ ऑफ दिस इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड आई वांट यू टू स्माइल। इनका यूट्यूब चैनल भी है। आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ज़रीन उमर शरीफ। ओके, उसमें आप क्या क्या करती हैं? बस उमर के बारे में ही बातें करना, अपनी लाइफ डिस्कस करना, अपनी लाइफ दिखाना। जो आजकल जैसे जो व्लॉग, मैं भी व्लॉगर्स को फॉलो कर रही हूँ। चले जाएं आप इनके व्लॉगिंग को फॉलो करें एंड उमर भाई को अपनी दुआओं में याद रखना, हम सबको भी याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।